हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण के जून 2023 के एडिशन को। तो ये सीरीज़ का थर्ड पार्ट है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण सार संग्रह। लगभग 130 यहां पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जिन्हें हम कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेक श्योर लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो उस समय 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। फिर है, वेद त्रयी किन वेदों के संकलन को कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन 3 वेदों के संकलन को कहा जाता है वेद त्रयी। नेक्स्ट है, किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ था? शतपथ ब्राह्मण में, याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है इसमें सबसे पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख किया गया था। फिर है, कौन सा महाजनपद गोदावरी के तट पर अवस्थित था? तो ये महाजनपद था अश्मक, जो कि गोदावरी तट पे अवस्थित था। नेक्स्ट है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद, याद रखिएगा, श्वेताश्वतर उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा। फिर है, सल्तनत काल और मुग़ल काल में जो खेती आदि के लिए लिए जाने वाले ऋण थे उसको क्या कहा जाता था? तो उस ऋण को कहा जाता था तकावी। तकावी क्या था? मुग़ल काल में जो बीज और खेती के लिए ऋण लिए जाते थे उसे कहा जाता था तकावी। फिर है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटाया था? हिंदुओं में से जजिया कर हटाया था जहांदर शाह ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जहांदर शाह ने जजिया कर हटाया था। फिर दिल्ली सल्तनत के दौरान बारीद किसे कहा जाता था? तो जो समाचार वाहक या जासूस होते थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, उन्हें बरीद कहा जाता था। याद रखिएगा, बरीद। फिर है, तारीख है मोहम्मद दी नमक, ये पुस्तक है, इस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मोहम्मद बिहमद खानिक हैं। मोहम्मद बिहमद खानिक, इन्होंने लिखा था तारीख है मोहम्मदी नामक पुस्तक। फिर है, नियामत खुदाई। नियामत खुदाई, इसकी राजनीतिक विचारधारा का निर्माण किसने किया था? तो निर्माण किया गया था बलबन के द्वारा। आगे है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों को पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो उस समिति का नाम था बटलर समिति। फिर अब महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? इसका मूलभूत सिद्धांत था हस्त उत्पादक कार्य। फिर भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1909 में, 1909। फिर है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में 1928 में। फिर साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन आया था 3 फरवरी 1928, और ये काफ़ी बार पूछा भी जा चुका क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये किस समय जब आई थी? जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था तो समय भारत के वायसराय कौन थे ये बताना है। तो समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। फिर लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज में भाग लिया था कांग्रेस ने। फिर क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में किसने कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिनका बैंक नष्ट होने वाला था? यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, किस आयोग या योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना, इसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा या विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कनिंग, याद रखिएगा, लॉर्ड कनिंग के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के जो विश्वविद्यालय हैं इनकी स्थापना की गई थी। फिर है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, यहाँ पे क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये स्थापना हुई थी 2005 में।
फिर है मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल होता है? तो इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का जो नेता है वो, और एक कैबिनेट मंत्री जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होते हैं, ये शामिल होते हैं उस समिति में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो कम से कम एक साल में 2 बार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होनी चाहिए। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 124। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी। फिर है, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं ये आपातकालीन के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। फिर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए? तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रक्रिया को पालन किया जाता है, उसी तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? ये भारित होते हैं भारत की संचित निधि पे। फिर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम ये कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 2013 में, 2013। नेक्स्ट है, एक कर्मचारी जो एक कार्यकाल में 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है लेकिन उसे नियोक्ता द्वारा बिना किसी उचित कारण के उसे बर्खास्त कर दिया गया है, इस मामले को किसके तहत सुलझाया जाना चाहिए? तो इसको सुलझाया जाना चाहिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत एवं विश्व का भूगोल। यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत है पश्चिम बंगाल में। फिर है, लाल बकेया, बागमती और कमला नदियों के तटबंध को मजबूत करने और उनका विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश को सहायता प्रदान कर रहा है? तो भारत नेपाल को सहायता दे रहा है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के बराबर है? तो शुक्र जो है ये लगभग पृथ्वी बराबर ही है, पृथ्वी जितना बड़ा ही है। फिर है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा दिखते हैं। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? तो सबसे पहले सिद्धांत दिया था कोपरनिकस ने। फिर भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो है ये 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। फिर भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के पास होते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। फिर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए 33.3%। फिर सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना से लाभ होता है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 स्टेट हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। फिर आपको बताना कि नासिक शहर जो है ये किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक शहर। फिर पर्यावरण एवं जैव विविधता, तो सबसे पहले है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो कि तमिलनाडु में है। तो किस साल इसे पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था? तो इससे पूरी तरह से 1978 में राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता दी गई थी, 1978, याद रखना है। और गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तमिलनाडु में, याद रखना है। फिर जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? तो संयुक्त राष्ट्र ने 17% भूमि का लक्ष्य रखा है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। फिर आपको बताना है पश्चिमी घाट के जो सघन सदाबहार वन हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन वनों को कहा जाता है शोला, पश्चिम घाट से रिलेटेड है, याद रखिएगा। फिर ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा योगदान किस गैस का है? तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा योगदान है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित किससे होता है? तो सही क्रम है निमग्न पादप, फिर है प्लावी पादप रीढ़, फिर है शाक झाड़ी और उसके बाद है
वृक्ष इकोलॉजी। तो ये सही ऑर्डर होगा। फिर है इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता जाता है। यह नियम कौन सा है? तो यह नियम है ऊर्जा गतिकी का दूसरा नियम। ऊर्जा गतिकी के दूसरे नियम के कारण इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रभाव है ये नीचे से ऊपर में जब जाता है तो उसका जो पोषण का स्तर है वो कम होता जाता है। फिर विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसका श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? तो ये देता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, दोनों चीज़ को रिलेट करके याद रखिएगा। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया था? पर्यावरण प्रोटेक्शन अधिनियम 1986, इसके अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया था। फिर है पारितंत्र यानी इकोसिस्टम किसे कहते हैं? तो जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, इनका समुदाय और साथ ही साथ वो किस पर्यावरण में रह रहे हैं उस पर्यावरण को इकोसिस्टम कहा जाता है। यानी कि जीव और जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ का पर्यावरण, ये मिला के बनाता है इकोसिस्टम। फिर है ट्रांसक्रिप्टोम, ये किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये निर्दिष्ट करता है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की जो पूर्ण श्रृंखला है इसे। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था। पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य की बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मुद्रा भ्रम। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। फिर है भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियाँ किसके पास हैं? तो ये है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास। फिर बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 में एक समिति बनाई गई थी। आपको बताना है कि समिति थी कौन सी? तो समिति थी नरसिम्हन समिति। कब बनाई गई थी? 1991 में। किससे रिलेटेड थी? बैंकिंग प्रणाली में पुनर्संरचना के संबंधित में। फिर है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो ये समिति थी फेरवानी समिति। कब बनाई गई थी? 1991 में। किससे रिलेटेड थी? राष्ट्रीय यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। फिर है भूरी क्रांति, ये किससे संबंधित है? तो जो उर्वरक होते हैं इनके उत्पादन से रिलेटेड है भूरी क्रांति। फिर है द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये एक पुस्तक का नाम है। तो आपको बताना है कि इसके लेखक कौन हैं। तो ये पुस्तक लिखी गई थी डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी के द्वारा। फिर है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम क्या होती है? तो अवधि विशेष में एक देश की जनसंख्या से विभाजित उसकी कुल राष्ट्रीय आमदनी को कहा जाता है पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है कर के रूप में सरकार द्वारा आयात पर लगाए जाने वाले सभी प्रतिबंध क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं टैरिफ बैरियर्स यानी टैरिफ बाधाएं। फिर केंद्रीय बैंक आरबीआई के नियमों के अनुसार तरल रूप में बैंकों द्वारा रखे गए कुल जमा एवं भंडार का न्यूनतम अंश क्या कहलाता है? तो ये एसएलआर कहलाता है यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी में से सांविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है। फिर समान विज्ञान एवं तकनीकी, जहाँ पहला क्वेश्चन है पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह काम करता है। अगर पानी के अंदर कोई एक बुलबुला है तो ये एक अवतल लेंस की तरह काम करेगा। फिर वेंचुरी मीटर से क्या किया जाता है, किस लिए यूज़ होता है? तो वेंचुरी मीटर से हम जल के प्रवाह की जो दर है उसे ज्ञात कर सकते हैं। फिर है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाएगा तो पिंड क्या होगा? वो जो पिंड है वो कभी पृथ्वी पे नहीं लौटेगा। वैसे आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के जो कण हैं इनके द्वारा से जो सौर किरणें हैं इनका प्रकीर्ण ही जो है ये कारण है आकाश के नीले रंग का। फिर है कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो जो दर्पण होता है ये है उत्तल दर्पण। ऐसा मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो ये भाग कहलाता है डिंब वाहिनी नली। फिर आपको बताना मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज।
नेक्स्ट है सामान्य श्वसन को नियंत्रण करने वाला श्वसन केंद्र मनुष्य में कहाँ पे होता है? तो ये होता है मेड्यूला ओब्लांगेटा में। फिर है इंसुलिन स्रावित कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है? तो पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन जो है स्रावित होता है, पैनक्रियाज याद रखिएगा। फिर है फूलों का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एंथोलॉजी। तो फूलों का अध्ययन है उसे एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। तो वे शिक्षार्थी जो संबद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? तो उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास यानी परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन। फिर है बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने एवं वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ये योग्यता कहलाती है संज्ञानात्मक गतिविधि। फिर बताना है कि बाल्यावस्था कब तक होती है? तो ये 12 वर्षों तक होती है। नेक्स्ट है कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो इसका आंसर है पर्यावरणीय। ठीक है, पर्यावरणीय उपागम इसका राइट आंसर है। फिर है अभिवृत्ति क्या है, ये आपको बताना है। तो अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट है किसने सामूहिक अचेतन यानी कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस का सप्रत्यय दिया था? तो ये दिया था युंग ने। नेक्स्ट है एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? तो ये कार्य और कारण की समझ को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? वो सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है अधिगम का पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया गया था पैट्रिक पावलोव के द्वारा। नेक्स्ट है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह अवस्था क्या कहलाती है? तो अवस्था कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर है संप्रेषण और संचार। पहला क्वेश्चन है जन प्रवाद ग्रेप वाइन संप्रेषण की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत, किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप। फिर है रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है रंग विद्या। रंग विद्या के अंदर रंगों से संप्रेषण किया जाता है। फिर है दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? ये क्षमता कहलाती है अंतर्वैयक्तिक दक्षता। फिर एनकोडिंग चैनल और डिकोडिंग किस सिद्धांत के बुनियादी घटक हैं ये? तो ये संचार सिद्धांत के बुनियादी घटक हैं। फिर संदेश भेजने की क्रियाओं के व्यवस्थित क्रम स्वरूप और ढंग को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है संप्रेषण प्रक्रिया। फिर संप्रेषण प्रक्रिया में किसी संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों एवं प्रबंधन वर्ग के परस्पर संबंध को क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है मानवीय संबंध। फिर संचार की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी समूह से संचार करता है वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है समूह संचार। नेक्स्ट है जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर किस नेटवर्क में होता है? समस्योन्मुख नेटवर्क में ये सबसे ज़्यादा होता है, ये निष्पादन उच्चतर रहता है। नेक्स्ट संप्रेषण प्रक्रिया में प्रतिपृष्ठ से तात्पर्य क्या है? तो प्रतिपृष्ठ से तात्पर्य है संदेश प्राप्ति का प्रमाण से। फिर संचार के एरिस्टोटल मॉडल का आधार क्या है? तो इस मॉडल का आधार है समाज और सामाजिक संरचना। फिर खेलकूद है जहाँ पहला क्वेश्चन है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करता है? ये टूर्नामेंट होता है मलेशिया में। फिर इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन कब अस्तित्व में आया था? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1947 में। नेक्स्ट है ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य के रचयिता कौन है? तो ये हैं फादर डिडोन। नेक्स्ट है किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो ये खेल है कार्फ बॉल। फिर है एस, ये किस खेल से संबंधित एक शब्द है? तो लॉन टेनिस, इसमें यूज होता है शब्द एस। फिर है दिलीप ट्रॉफी, ये किस खेल से संबंधित है? तो संबंधित है क्रिकेट से।
रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1961 में स्टार्ट हुआ था अर्जुन पुरस्कार। फिर आपको बताना है कि खो खो में जो खो खो खेल है इसमें कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? तो खो खो में 8 क्रॉस लेंस होती हैं। नेक्स्ट है वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में। फिर कृषि है आगे, कृषि के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो कुल परति भूमि और इसके साथ ही साथ निवल बुवाई की गई भूमि, इन दोनों को मिला के परिभाषित किया जाता है कृषि भूमि को। फिर है कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पे हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है कायिक घनत्व। फिर है नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इनका प्रमुख कारण क्या है? तो इनका प्रमुख कारण है झूम कृषि। फिर आपको बताना है सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो जो पहाड़ होते हैं पहाड़ों की ढलान पे की जाती है सोपान कृषि। नेक्स्ट है पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहा जाता है? तो इस प्रणाली को कहा जाता है तोंग्या प्रणाली। फिर अब भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये तत्व है वृष्टि। नेक्स्ट है वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं? तो उसे कहा जाता है खरीफ। फिर है किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये क्षेत्र है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। फिर है भारत में जायद फलों का कौन सा मौसम होता है? तो ये मौसम है अप्रैल और जून का। फिर है अंतवर्ती यानी जायद फसल कौन है? तो ये हैं प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं, तो इन्हें कहा जाता है जायद फसल। फिर कंप्यूटर ज्ञान है। पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में। फिर है कंप्यूटर की कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करती है? तो यह है ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर आपको बताना है कि मदरबोर्ड में वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ रहती है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ती है, तो उसे सिस्टम बस कहा जाता है। फिर किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो ये भाषा है लोगो। फिर है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है? उस सूचना को इनपुट कहा जाता है। फिर आपको बताना कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। फिर है आभासी स्मृति यानी वर्चुअल मेमोरी, ये आमतौर पे कहाँ पे होती है? तो वर्चुअल मेमोरी होती है हार्ड ड्राइव पे। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें जब पेज की आवश्यकता होती है वह उसे मेमोरी में ले जाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को उसे कहा जाता है पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट कहा जाता है उसे। फिर कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले हमें दिखाई पड़ता है होम पेज। फिर कौन सा डिवाइस दो अलग अलग प्रकार के डिवाइसों या सिस्टमों को जोड़ने का काम करता है जब वे अलग अलग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो उस डिवाइस को ब्रिज कहा जाता है। फिर कुछ विविध के क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच में कितना अंतराल होता है? तो एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच में 12 वर्ष का अंतराल होता है। फिर कुमार संभवम, रघुवंशम तथा अभिज्ञान शकुंतलम, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं कालिदास। फिर आपको बताना है कि लावड़ी क्या है? तो महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का एक प्रसिद्ध लोक रूप है लावड़ी। फिर कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो कबीर अवधी में लिखा करते थे। फिर सितार और बीड़ा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है, ये बताना है। तो सितार और बीड़ा पे बजाए गए एक ही स्वर में अंतर आता है उनकी गुणता में। फिर नेक्स्ट है एक जनजाति की पहचान एवं अन्य प्रकार के समूहों से उसके अंतर का आधार क्या है? तो आधार है विशिष्ट सामाजिक संगठन एवं संस्कृति। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो सबसे प्राचीन शैली है भरतनाट्यम। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? तो यह नृत्य था कथकली।
फिर है लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो लतीफ़ खां का संबंध है सारंगी से। और लास्ट क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है मीमांसा दर्शन का संस्थापक। तो इस अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगे होंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपके रिवीजन में काम आएगी। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको इसके साथ ही साथ जो भी दूसरे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन हैं, जॉब अलर्ट्स हैं, डेली जीके, वोकैब, करंट अफेयर, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी तैयारियों के लिए एक ही प्लेस में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी के 2 पार्ट आए हैं उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लीजिएगा, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और रोज़गार और निर्माण के भी विश्लेषण एनालिसिस अवेलेबल हैं चैनल पे, उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।